हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपको सन्माने जा रहे हैं कवि, आलोचक और बौद्धिक नेता प्रोफेसर विजय देव नारायण शाही की स्मृति में उनकी पुत्री सुस्मिता शाही का संस्मरण, ऐसे थे मेरे पिता। आइए सुने। विजय देव नारायण शाही, मेरे पिता। 1982 में अपने पिता की मृत्यु के समय मैं मात्र 18 वर्ष की थी। एक तो 20वीं सदी की 7वीं 8वीं दशाब्दियां कई मामलों में आज के जमाने से अपेक्षाकृत सरल थीं, और कुछ मैं भी एक परिपक्व मानसिकता हासिल करने में पिछड़ी हुई। इसलिए उनके साथ बिताए हुए दिनों के मानस चित्र स्नेह से तो ओतप्रोत हैं, लेकिन एक वयस्क दृष्टिकोण से देखा जाए तो गहराई से अछूते। बाद में जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तब मैंने उनके लेख, उनकी कविताएं और उनकी डायरियां पढ़ी और पाया कि पुराने मानस चित्रों में अर्थों की नई परतें उघड़ती गईं। साहित्य जगत में बहुधा शाही जी की एक गंभीर छवि पाई जाती है। वह सही भी है, क्योंकि उनकी सोच और उस सोच के आधार पर खड़ा उनका व्यक्तित्व और चरित्र मूलतः मानव के अपने परिवेश और समाज में अपने आप को नैतिकता, विवेक और समसामयिकता से परिभाषित करने और तदानुसार सही दिशा के अन्वेषण के मसले पर केंद्रित रहता था। और ये मुद्दा नितांत गंभीर है। इस मुद्दे को तरह तरह से उन्होंने साहित्यिक लेखों और राजनीतिक भाषणों में उलट पुलट कर देखा। उनकी कई कविताओं में भी जो मैं है वो एक सामाजिक या ऐतिहासिक मानव है, या फिर ऐसे मानव का साक्षी है। शाही जी के संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि उनकी यह सामाजिक मानव वाली दृष्टि कोई मात्र बौद्धिक विलास नहीं थी। ये उनके लिए उतनी ही मर्मस्पर्शी, मस्तिष्क और हृदय को आंदोलित करने वाली और कभी उम्मीद, कभी पीड़ा का गहन अनुभव देने वाली थी, जैसे किसी और अन्य कवि के लिए कोई नितांत गहराई से महसूस किया हुआ निजी अनुभव। इसकी साक्षी मैं स्वयं हूँ। मैं कोई 12-13 साल की थी और मैं देखती थी कि मेरे पिता रातों रात सोया नहीं करते थे। वैसे तो देर रात तक जग के पढ़ना या कविता लिखना उनकी आदत थी। माँ बेचारी बहुत चाह के भी 10 बजे के बाद अपनी आंखें खुली नहीं रख पाती थी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान रातों को वे जगे तो रहे, पर कविताएं बहुत ही कम लिखी। कुछ गजलें इस दौरान जरूर लिखी जो उनकी मानसिक पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। इसी दौर की बात है। मैंने देखा कि वे हर समय ताश के पत्तों की बिसात बिछाकर अपने आप से ही पेशेंस नाम का खेल खेलते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि वे इतना पेशेंस क्यों खेलते रहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, ताकि सोचना नहीं पड़े। इस समय में सोचना उनके लिए कितना पीड़ादायी हो गया था। बस मेरे जीवन में यही एक काल था जब मैंने पापा की आंखें कभी नम देखी। बाकी सारी जिंदगी तो सिर्फ उनकी ओजस्वी, सशक्त और दृढ़ छवि ही देखी। लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो कि मेरे मूलतः गंभीर पिता कितने विनोद प्रिय थे। एक उदाहरण दूं। उनकी कविताएं देखकर कोई सहज ही समझ सकता है कि शब्दों से उनका संबंध कितना निराला और मित्रवत था। अपने अपार शब्द भंडार से, जिसके छोर एक तरफ फारसी, एक तरफ संस्कृत और एक तरफ बिल्कुल बोलचाल की भाषा से जुड़े हुए थे, उन्होंने तरह तरह के शब्द अपनी कविताओं में इस्तेमाल किए। और ये भी एक कारण है जिससे उनकी कविताएं बिल्कुल अलग ही दिखती हैं। ये विभिन्न स्रोत उनके काव्य जगत में परस्पर मिलजुल कर एक ऐसी निर्बाध सलिला बनकर बहते थे कि कभी कुछ अटपटा नहीं लगता था। रोजमर्रा की जिंदगी में ये खेल हंसी मजाक के साथ निरंतर चलता रहता था, विशेषकर मजे मजे की तुकबंदियों में। मसलन मैं अक्सर गर्मी के मौसम में बीमार पड़ी जाती थी और छमाही के इम्तिहान नहीं दे पाती थी। तो एक दिन वो मुझसे बोले, पेपर सारे मिस हुए, मिस न हुई पर पेपर, मंजन सारा खा लिया, धरा रह गया स्क्रेपर। ये इसलिए क्योंकि जब मैं छोटी थी तो अक्सर मंजन खा लेती थी, और मिस मेरे स्कूल में अध्यापिका के लिए संबोधन था। तो इस तुकबंदी वाले खेल में उनके सबसे पक्के साथी थे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये दोनों दोस्त जब मिलते थे तो बस हंसी ठहाकों की आवाज गूंजती रहती थी और तुकबंदियों का दौर शुरू हो जाता था। इस काम को उन दोनों ने सड़क साहित्य का नाम दे रखा था। उनमें से एक कोई पंक्ति पेश करता था जिसके अंत में कोई ऐसा शब्द होता था जिसका तुक ढूंढने के लिए विशेष सृजनशीलता की जरूरत होती थी। जब पापा भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनकर पूर्वी यूरोप गए थे, तब अपनी विदेश यात्रा के दौरान वे पोलैंड के गडाइंस्क शहर में भी ठहरे थे। तो लौटकर जब सर्वेश्वर चाचा से मिले तो उन दोनों में से किसी एक ने कहा, एक शहर बा गडाइंस्क। अब आप ही सोचिए गडाइंस्क का क्या तुक हो सकता है। पर विजय दयाल सक्साही, जो कि उन्होंने मजाकिया तौर पर सड़क साहित्य के निर्माता के रूप में
खुद की जोड़ी का नाम रख रखा था के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। दूसरे ने कहा किताब बहुत मुश्किल बस साइंस को। सर्वेश्वर चाचा का सड़क साहित्य संबंधी एक वृत्तांत चंद नमूनों सहित धर्मयुग पत्रिका के किसी अंक में छपा था। सड़क साहित्य सिर्फ सर्वेश्वर चाचा के साथ उत्पन्न हो ऐसा नहीं था। जगदीश गुप्त के साथ का ये उदाहरण सुनिए। छाती पे आसमान की लोटा सफेद सांप, जालिम तेरे निगाह की बिजली गिरी कहाप। सांप और कहाप। कभी कभी पापा बड़ा सटीक व्यंग्य करते थे। एक बार तार सप्तक की तर्ज पर उन्होंने एक मार चप्तक लिखा, संभवतः परमल की किसी होली गोष्ठी के लिए। इसमें विभिन्न लेखकों के साथ कुछ हंसी मजाक किया गया था। तो उसमें से एक उदाहरण सुनिए अज्ञेय के बारे में। शीर्षक है न जानने के योग्य। मैं वो गुब्बारा हूँ जो आंधियों में झूम झूम कर उड़ता है, तूफान जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हवाओं से जिसे डर नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर भी तो हवा ही है। लेकिन मैं डरता हूँ आलपीन से। इसलिए वो छोटे छोटे गुब्बारे गुब्बारियों, धरती छोड़ आकाश में आओ, मेरे आसपास मंडराओ, ताकि मैं तुम्हारे अनुपात में जेपलिन की तरह वृकोदर लग सकूं। हाँ, धरती को छोड़ो, जल छोड़कर भागो, क्योंकि धरती पर आलपीने रहती हैं। बचो, आलपीनों से बचो, बच्चों बचो। अब आप इस मुगालते में न रहें कि ये हंसी मजाक सिर्फ पापा और दूसरे सड़क साहित्यकारों के बीच में होता था। हमारे घर 14 बैंक रोड इलाहाबाद में हमेशा ही पापा के दोस्तों या शागिर्दों का आना जाना बना रहता था, और कभी कभी तो अच्छी खासी बैठकें भी हो जाती थी। और इन सब दोस्तों और शागिर्दों के साथ उनकी बातचीत हर 5 मिनट में एक जोरदार ठहाके के साथ चलती रहती थी। इन लोगों में शामिल थे केशव चंद्र वर्मा, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, जिन्हें सब मुंशी कहकर पुकारते थे, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णनाथ, यूसुफ बेग और ढेर सारे और लोग भी। हमारे घर में जो हर समय एक खुशनुमा और साहित्यिक माहौल बना रहता था, उसे मैं बचपन में हर घर का आम माहौल मानती थी। मैं जानती नहीं थी कि ये कितना असाधारण और कितना कीमती था। अब जब मैं दुनिया में चारों तरफ देखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक छिछले समुद्र में हूँ और बचपन की वह गहरी नदी विलक्षण थी और अब न मिलेगी। पापा की विचार शैली ही थी हर बात को कुछ अलग तरह से देखना, क्योंकि वो हर मामले में बिल्कुल मौलिक सोच रखते थे। हर बात, हर निष्कर्ष को अपने आप ढूंढ निकालते, न कि कभी भी कुछ पुराना स्वीकार कर लेते यदि वो उनको तर्कसंगत नहीं लगता। हमारे घर में मेरे पिता नितांत नास्तिक थे और माँ एकदम धार्मिक, पर उन दोनों में कोई मतभेद हमने कभी नहीं देखा और उनमें प्रगाढ़ प्रेम था। खैर, मैं किन स्मृतियों में खो गई। मैं आपको शोकेस के बारे में बताना चाह रही थी। तो उस छोटी सी लड़की ने, जो कभी मैं थी और दूसरे के शोकेसों से प्रभावित थी, पापा से जिद की कि हमारे घर के लिए भी एक शोकेस लाई है। पापा ने मुझे गंभीरता से समझाया कि शोकेस में चीजें रखकर उनकी नुमाइश करना एक तरह की मानसिक कंगाली का द्योतक है, और वे उम्मीद करते हैं कि मैं ऐसा करने वालों में शामिल नहीं होना चाहूंगी। संस्मरण काफी लंबा हो गया है, लेकिन एक दो बातें और कहे बिना मैं इसे समाप्त नहीं करना चाहती। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने पिता के गांभीर्य, उनकी नैतिकता और उनकी विनोदप्रियता का तो जिक्र किया, किंतु उनका एक अहम पक्ष आपके सामने अभी तक नहीं रख पाई, जिसको जाने बिना उनको कोई संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है। ये पक्ष बहुत निजी था और शायद इसको वे जल्दी जाहिर नहीं करते थे। ये थी उनकी बहुत गहराई से महसूस करने की प्रवृत्ति। ये ही उन्हें पेड़ों, पत्तियों, फूलों, ऋतुओं, पहाड़ों, नदियों वगैरह को महसूस करते समय आह्लादित करती थी। उनकी भावनाओं को किसी वाद्य यंत्र के तारों की तरह झंकृत करती थी और उनके सौंदर्य बोध के जड़ में थी और उन्हें लगातार तलाश करने को मजबूर करती थी। प्यास के भीतर प्यास, लेकिन पानी के भीतर पानी नहीं। शायद उनकी तलाश हमेशा असफल ही रहनी थी, क्योंकि उनकी कल्पना के मुकाबले में सब प्राप्य अंत में छोटा ही पड़ता था। ऐसे थे मेरे पिता। अभी आपने प्रोफेसर विजय देव नारायण शाही को याद करते हुए उनकी पुत्री सुस्मिता शाही का संस्मरण सुना। आज के कार्यक्रम के विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं ईमेल आईडी pkldlko@gmail.com पर। हिंदी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।